हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसमें आपको प्रीलिम्स के हिसाब से जो चीज़ें याद रखनी है उनके ऊपर आपको मैं आपका टेंशन लेके आऊँगा। अब इसमें आप देख रहे हो इट स्टार्ट्स विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रियम्बल के स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो क्या हैं। प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछ लेते हैं। इसको हम पूरा पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। अब इसके बाद आगे का है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ओके, तो इस पे तो हम आएंगे, बट फर्स्ट पैरा में आपको चीज़ याद रखनी है कि जो वर्ड्स हैं हमारे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये शुरुआत से नहीं थे। इसको डाला गया था 42nd अमेंडमेंट से। ओके, तो you have to remember this that these words were added later on in the preamble। okay, अब ये जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है उन्होंने ये वर्ड्स को ऐड किया था। ओके, उस टाइम इंडिया जो है उनके रिलेशंस यूएसएसआर से बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, बट उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि इंडिया वाज इंक्लाइन टूवर्ड्स यूएसएसआर और अमेरिका से थोड़ा वो दूर रहता था। इस रीजन की वजह से ये जो आप सोशलिस्ट वर्ड देख रहे हो, सोशलिस्ट जो वर्ड है उसी वजह से डाला गया था, बिकॉज एज वी ऑल नो रशिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। अब कैपिटलिज्म नहीं होता है, सोशलिस्ट होता है। एंड ये आपको पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्ट एंड कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ओके, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। एंड आपको एक और चीज़ इसमें याद रखनी है दैट सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जो है, ये 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेते हैं कि कोई छठा वर्ड डाल देंगे और पूछेंगे ये था या फिर नहीं था। तो आपको ये 5 वर्ड तो कम से कम प्रियम्बल के याद रखने हैं। इसको आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हो। जब मैंने इसको याद किया था तो मैंने इसको ऐसे पढ़ा था कि SSSDR, तो SSSDR करके आप इसको याद कर सकते हो, बट दैट्स जस्ट वन ऑफ द ट्रिक्स। ओके, अब आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जस्टिस कौन से प्रकार के हैं। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप ऑफ जस्टिस जो हैं उसके बारे में प्रियम्बल बात करता है। ओके, एंड आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पीपल ऑफ इंडिया ही खुद को दे रहे हैं। कोई गवर्नमेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा है, या हम खुद से अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया की ये सिग्निफिकेंस है। ओके, अब हम आते हैं लिबर्टी पे। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, आप इसको जब हम आर्टिकल्स 19 से लेके 30 तक पढ़ेंगे उनमें भी आप देखोगे कि इनका काफी ज्यादा एसेंस है। वहां पे भी लिबर्टीज की बात करी गई है और प्रियम्बल में भी उसकी एक छोटी सी हमको आप बोल सकते हो कि टीजर देखने को मिला है। इन मेन चीज तो हम पढ़ेंगे वी स्टडी आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 30। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो कितने प्रकार की इक्वालिटी के बारे में बात करें प्रियम्बल? 2 टाइप ऑफ इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। ओके, एंड टू प्रमोट अमंग्स देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। अब फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि भाईचारा। तो भाईचारा बनाने के लिए भी हमको प्रियम्बल बात करता है कि आपस में 2 गुटों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल दिस प्रियम्बल टॉक्स अबाउट। अब प्रीलिम्स के हिसाब से आपको जो कैपिटल में वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल में इनका मेंशन है। ओके, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सोवरेन की बात तो हम कर चुके हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी भी आपको याद रखना है कि ये प्रियम्बल में इनका मेंशन है। ओके, एक और चीज आपको इसमें याद रखनी है दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इन्होंने कौन सी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26th of November 1949। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि एडॉप्शन की डेट कौन सी थी।
ये तुमको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स, ऐसा क्वेश्चन आता है तब आप लिखोगे 26 जनवरी 1950। उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, लेकिन अडॉप्ट हमने 26 नवंबर को ही कर लिया था 1949 में। ओके, अब हम आते हैं इसके पार्ट 1 के ऊपर। ये बात करते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। इसके आर्टिकल 1 पे हम आते हैं। इट सेज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपको ये चीज याद रखनी है प्रीलिम्स के हिसाब से कि इंडिया को भारत बोला गया इन आर्टिकल 1। ओके, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया दैट इज व्हाट, फिर आपको ऑप्शंस में दे देते हैं हिंदुस्तान, भारत और भी 2-3 इंडिया के नाम आपको डाल देते हैं उसमें। तो आपको याद रखना है कि भारत शब्द का जो यूज है आर्टिकल 1 में किया गया, और ये चीज बोली गई है कि हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं वो सब मिला के इंडिया बनते हैं। ओके, एंड हमारा इससे ये भी इंडिकेशन हो रहा है दैट फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई है। दैट इज कि जो हमारे यूनियन है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड यूनियन को बेवजह स्टेट्स के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट इंटरफेयर विद द वर्किंग्स ऑफ द स्टेट। एंड सिमिलरली जो स्टेट है उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिमिटेशंस हैं, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, उनको याद रखना चाहिए, एंड यूनियन के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए स्टेट को। तो इस चीज़ के बारे में भी ये चीज़ इंडिकेट करता है जो वर्ड है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमको इसी चीज़ के बारे में प्रीलिम्स से आपसे आर्टिकल 1 में याद रखना। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 के ऊपर। ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है उनके पास अथॉरिटी है कि न्यू स्टेट्स को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, एडमिट कर सकते हैं। सपोज आगे जाके इंडिया किसी न्यू कंट्री को इंडिया में आ जाती है, वो इन दैट केस जो स्टेट्स है उस कंट्री के, उनको भी हमको यूनियन में एडमिट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम? वो पार्लियामेंट करेगी एज पर आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं आर्टिकल 3 के ऊपर। आर्टिकल 3 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो 2 स्टेट्स को कंबाइन कर दे और एक सिंगल स्टेट बना दे। ऐसा बहुत बार हुआ है, काफी बार ऐसा हुआ है। ओके, या फिर ऐसा भी कर सकती है पार्लियामेंट कि किसी भी एरिया का स्टेट का उस स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसको बढ़ा दे, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्रीज को कम कर दे, या फिर किसी स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं उनको ऑल्टर कर दे। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड एक सिंगल स्टेट थे ये, एंड आगे जाके उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है उसको ऑल्टर कर दिया गया एंड उत्तराखंड उसमें से निकाल दिया गया। ओके, अब यहाँ पे ये कैसे कर पाई है पार्लियामेंट? ये आर्टिकल 3 की वजह से पार्लियामेंट कर पाई है। ओके, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। आजकल आप देखते होगे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैशन में कॉमन है कि बहुत स्टेट्स का नाम जो है वो बदल जाता है, सिटीज़ का भी नाम बदल जाता है। बट हमको आर्टिकल 3 में स्टेट के नाम के बारे में बोला गया, सिटीज़ के बारे में नहीं बोला गया। ओके, तो ये करना है तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि किसी स्टेट का नाम चेंज कर दे। सिटीज़ का नाम चेंज करना तो स्टेट गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है, लेकिन स्टेट का नाम चेंज करना है तो पार्लियामेंट ही वो काम कर सकती है। अब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि अगर आपको आर्टिकल 3 का उपयोग करना है, ऑल्टर करना है किसी स्टेट की बाउंड्री या कुछ भी, तो आपको पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये हमको प्रोवाइजर बोलता है। ओके, एंड जो हमारी जिस स्टेट की आप बाउंड्री को ऑल्टर कर रहे हो उस स्टेट का आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी उस स्टेट की जो बाउंड्रीज है वो आप ऑल्टर कर सकते हो। ओके, उनके व्यूज भी जो हैं वो प्रेसिडेंट लेंगे। इसकी जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो भी हम पढ़ लेते हैं। द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए includes the power to form a new state or union territory
बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरेटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरेटरी। तो ये जो प्रोविजन हमने पढ़े हैं ये हमारे यूटीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है, यूनियन टेरेटरीज के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होंगे। अब हम आते हैं आर्टिकल 4 के ऊपर। आर्टिकल 4 क्या बोलता है इसको हम रीड करते हैं। एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी। तो अगर आप ऑल्टर कर रहे हो बाउंड्रीज को, किसी भी स्टेट के न्यू स्टेट को एडमिट कर रहे हो, इन दैट केस आपको जो शेड्यूल 1 है और शेड्यूल 4 है उसमें भी अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। ओके तो ये चीज़ के बारे में हमको आर्टिकल 4 बोलते हैं एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि बात करता है सिटीजनशिप की। अभी जो प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको इसके प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 5 पे हम आते हैं। ये बोलते हैं कि एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पर्सन को हम सिटीजनशिप दे रहे थे, उसके बारे में आर्टिकल 5 बात करता है। इसको हम पढ़ते हैं कि कौन से पर्सन विल बी कॉल्ड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसका ए पार्ट बोलता है हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप अगर इंडिया में बॉर्न हो रहे हो, इन दैट केस सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। बी बोलता है इसका ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो पर्सन है वो खुद तो इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ था, लेकिन या तो उसके फादर या उसके मदर जो हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, कोई एक, ज़रूरी नहीं कि दोनों बॉर्न हो। ऐसा अगर होता है तो इस पर्सन को जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। सी हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से 5 साल पहले तक ये पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है, यानी 5 साल से इंडिया में वो रह रहा है। सपोज मान लेते हैं कि अगर वो 1944 से इंडिया में रहता था और उसके को पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न नहीं हुए थे, ना ही वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ था, स्टिल उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू क्लॉज सी। ओके अब हम आते हैं आर्टिकल 6 के ऊपर। आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे, उनको किस बेसिस पे सिटीजनशिप मिलेगी, उसके बारे में आर्टिकल 6 बात करता है। ये बोलता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान shall be deemed to be citizen of India at the commencement of this constitution if he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935। यानी कि अगर वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे तो वो पर्सन जो है वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे इवन दो वो पाकिस्तान से माइग्रेट हो रहे हैं। ओके बी बोलता है इसका in the case where such person has so migrated before the 19th day of July 1948 he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। यानी कि अगर कोई पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गया था पाकिस्तान से, इन दैट केस एज वेल उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बोलता है कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आया था आफ्टर 19 जुलाई 1948 तो उनको स्टिल सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की, इफ़ जो हमारे ऑफिसर्स हैं इंडिया के वो अलाउ कर दें। तो जो प्रोसीजर बनाए हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अगर आप फॉलो करते हो और जो एप्रोप्रिएट ऑफिसर्स हैं वो आपकी एप्लीकेशन को मंजूर कर देते हैं, इन दैट केस एज वेल आपकी जो सिटीजनशिप है वो आपको मिल जाएगी इंडिया की। इसका जो प्रोवाइजो है वो ये बोलता है कि अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो आपको मिनिमम 6 महीने तक इंडिया में पहले रहना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप जो है आपके एप्लीकेशन को हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर सिटीजनशिप। तो 6 मंथ्स का मैंडेटरी पीरियड है जो आपको इंडिया में पहले रहना पड़ेगा एंड उसी के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 7 के ऊपर। ये बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप
ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ये बोलता है कि जो पर्सन इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे आफ्टर 1 मार्च 1947, इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, उन पर्सन्स को हम इंडिया का सिटीजन नहीं मानेंगे। ओके, तो ये आर्टिकल 7 हमको बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 8 के ऊपर। ये बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर रह रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सपोज, तो जो इंडिया का हाई कमीशन है इन दैट फॉरेन स्टेट, सपोज यूके में कोई पर्सन रह रहे हैं और यूके में इंडिया की जो हाई कमीशन है, उनको अगर आपने जाके इन्फॉर्म कर दिया कि आई वांट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ऑल्सो एट दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ के बाद एकदम आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओके, तो यूके के जो इंडिया का पर्सन, इंडिया का रेजिडेंट है वो, लेकिन यूके में किसी काम से गया हुआ है, तो आपको यूके के हाई कमीशन को इन्फॉर्म कर देना था उस टाइम पे, एंड आपको सिटीजनशिप मिल जाती है इंडिया की। अब आप देखोगे ये तो उस टाइम के रूल्स हैं, बट नाउ हमारा जो सिटीजनशिप है उनका एक अलग से सेपरेट एक्ट है। ओके, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। आप देख सकते हो, आई जस्ट शो यू। ये आप देख सकते हो, अब जो हमको सिटीजनशिप ग्रांट होती है वो इस एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ग्रांट होती है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। बट ये जो रूल्स थे, हमारे आर्टिकल्स थे, इनकी रेलेवेंस तब थी इमीडिएटली आफ्टर जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, उन टाइम पे इन आर्टिकल्स की रेलेवेंस थी। जब ये हमने एक्ट देखा है उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं हुआ था, 1955 में एक्ट आया था, तो उससे पहले जो सिटीजनशिप के रूल्स थे वो इन्हीं आर्टिकल से हमको मिलते थे। इसका जो आर्टिकल 9 है ये आज के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो उनको इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो वॉलंटरीली डिज़ाइन करनी पड़ेगी। आप देखते होंगे जो हमारे अक्षय कुमार हैं, इन्होंने कनाडा की जो सिटीजनशिप है वो ली थी, इस वजह से उनको इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो रिजाइन करनी पड़ी थी। दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते आर्टिकल 10 के ऊपर। ये बोलता है कि एक बार आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, इन दैट केस आपकी जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू करेगी। सो आर्टिकल 10 टॉक्स अबाउट द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। अब हम आते हैं आर्टिकल 11 के ऊपर। आर्टिकल 11 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि इट कैन इनैक्ट अ लॉ ऑन सिटीजनशिप। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा 1955 का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट ऑलरेडी इनैक्ट कर चुकी है। तो वो कैसे कर पाई है? इट कुड इनैक्ट दैट लॉ बिकॉज ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम आते हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो कि बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओके, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट फंडामेंटल राइट्स आर इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार इसको देखा है। वैसे तो बहुत ईजी है ये, बट बहुत बार इसमें गलती कर देते हैं लोग। आपको सारे के सारे पार्ट के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, बट यस ये आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, एंड जो हमारा डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स आगे हम पढ़ेंगे वो हमारा पार्ट 4 में है। अब हम आते हैं इसका आर्टिकल 12 के ऊपर, जो कि बात करता है स्टेट की डेफिनेशन के बारे में, कि स्टेट में कौन से लोग इंक्लूड होंगे, इसके बारे में आर्टिकल 12 बात करता है। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनको उनकी ब्रीच का
जो आपको रेमेडी चाहिए वो आप तभी मांग सकते हो व्हेन स्टेट हैज वायलेटेड योर फंडामेंटल राइट्स। सपोज आपके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये जो वायलेशन है आपका, अगर स्टेट करता है, तो इस राइट का वायलेशन अगर स्टेट करता है, देन ओनली यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो आपके इस राइट का वायलेशन करता है, तब आप इस ब्रीच के लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते हो, बिकॉज यू कैन नॉट एनफोर्स वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। एंड दैट इज वाई आर्टिकल 12 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको बताता है कि स्टेट है कौन से लोग के खिलाफ आप फंडामेंटल राइट अपना जो है इन्फोर्स कर सकते हो। इसमें बोला गया गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है हमारी, वो स्टेट के अंडर आती है। सेकंड इसमें लिखा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उनकी गवर्नमेंट एंड उनका लेजिस्लेचर, इनको भी हम स्टेट के अंडर लेके आ रहे हैं। एक सेंटर हो गया, स्टेट भी हो गया। थर्ड जो है इसका, वो बोलते हैं एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज। अब इस फ्रेज ने स्टेट की डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया है, वाइड कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे हम काफ़ी सारी एंटिटीज को लेके आ सकते हैं। जैसे कि हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई बॉडी इस्टेब्लिश हुई है, वो भी इसकी डेफिनेशन में आएगी। और आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं, उनको भी हम स्टेट के अंडर लेके आएंगे। तो इस फ्रेज की वजह से काफ़ी सारी एंटिटीज अब स्टेट के अंडर आ जाती है, एंड अगर वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, देन यू कैन अप्रोच कोर्ट्स। अब हम आते हैं आर्टिकल 13 के ऊपर। इसका जो क्लॉज 1 है वो ये बोलता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले कोई ऐसा लॉ बना हुआ है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इन दैट केस वो जो लॉ है उसको हम वॉइड मान लेंगे, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं होगी। ओके, क्लॉज 2 इसका ये बोलता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। ओके, अगर वो बनाएगी तो वो जो लॉ है वो वॉइड माना जाएगा, या फिर अगर कोई उस लॉ का एक स्पेसिफिक पार्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो स्पेसिफिक पार्ट को हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो यही चीज़ हमको क्लॉज 2 में समझनी है, एंड आर्टिकल 13 में भी हमको यही चीज़ समझनी है बस। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 14 के ऊपर, जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। इसको हम रीड करते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यानी कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को इक्वालिटी डिनाई नहीं कर सकता, और जो स्टेट की प्रोटेक्शन है वो भी इक्वल तरीके से सबको मिलेगी। ओके, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पुलिस है वो ये बोले कि हम तो सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट करेंगे जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम उन्हीं को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा पुलिस नहीं बोल सकती है, बिकॉज स्टेट की ड्यूटी बनती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 कि वो हर सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देगा। ओके, एंड ऑब्वियसली इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये भी मतलब है कि आप किसी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई भी अपनी वो निकाल रहे हो, वैकेंसी निकाल रहे हो, स्टेट वैकेंसी निकाल रही है अपनी, तो वो ऐसा नहीं बोल सकती है कि सिर्फ ब्राह्मण ही इसके लिए अप्लाई करेंगे एंड कोई और कम्युनिटी अप्लाई नहीं कर सकती है, या फिर कोई भी कम्युनिटी आप ले लो ब्राह्मण, या फिर ऐसा भी नहीं बोल सकती गवर्नमेंट कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट जो है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इस टाइप की कोई भी वैकेंसी जो है आप नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज एवरी सिटीजन हैज द इक्वालिटी बिफोर लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। अब हम आते हैं आर्टिकल 15 के ऊपर। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, इसका क्लॉज 1 यही बोलता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ओके, तो इन ग्राउंड्स के रिगार्डिंग
इन ग्राउंड्स के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकती स्टेट कि सपोज सिर्फ हिंदूज जो हैं वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, कोई और रिलीजन इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अगर ऐसा आप कोई सर्कुलर निकालते हो देन वो आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा एंड उसको वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। ओके, इसके हम क्लॉज 2 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप किसी भी पर्सन को ये नहीं बोल सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर शॉप में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में या प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट में नहीं जा सकते हो। इन ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी को मना नहीं कर सकते हो। ओके, बी बोलता है द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट। आप देखते होगे गांव में अभी भी थोड़ी बहुत ये रिस्ट्रिक्शन अभी भी है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको सर्टेन फैसिलिटीज जो हैं वेल्स वगैरह की उनके अलग से बनाई हुई है। तो ये आप नहीं कर सकते हो, ये आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा एंड स्टेट विल हैव टू स्टॉप दिस थिंग। किसी भी पर्सन को आप ऑन अबव ग्राउंड्स ये मना नहीं कर सकते हो आप कि आप जो वेल्स, टैंक्स हैं ये यूज नहीं कर सकते हो। ओके, इसमें ये ग्राउंड दिया हुआ है, देखो आप कास्ट, तो कास्ट के बेसिस पे आप ये जो बाइफर्केशन है ये आप नहीं कर सकते हो। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children। तो यहाँ से क्लॉज 3 से ये चीज़ हमको मिलती है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए आप स्पेशल काइंड ऑफ रिजर्वेशन कर सकते हो, स्पेशल प्रोविजंस आप बना सकते हो। आप देखते हो कि काफ़ी स्टेट्स में वुमेन के लिए रिजर्वेशन होता है। इवन काफ़ी स्टेट्स में जुडिशरी में भी आप देखते होगे कि वुमेन के लिए स्पेशल एक रिजर्वेशन है। वो कैसे आया हुआ है? वो हमारा आया हुआ है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की वजह से। ओके, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है ये बोलता है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओके, इनके एडवांसमेंट के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन लेके आ सकते हो। ओके, तो आप देखोगे कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन है एससीज एंड एसटीज का, वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की वजह से ही है। ओके, जो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो आर्टिकल 16 में हम देखेंगे, उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट में हमारा रिजर्वेशन है। लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की वजह से रिजर्वेशन है। ओके, इवन जो ओबीसीज हैं उनके लिए भी आप देखोगे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की वजह से ही रिजर्वेशन है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के ऊपर, जो कि बात करता है रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देना है तो 15 क्लॉज 5 के अंडर आप दे सकते हो। अभी जो हमने पढ़ा था ऊपर के आर्टिकल 15 क्लॉज 4, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही आप रिजर्वेशन दे सकते हो, बट फिर 5 के अकॉर्डिंग प्राइवेट में भी अलाउड है। इवन तो उसको स्टेट से कोई फंडिंग नहीं मिलती है, स्टिल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोल सकती है कि हम प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। ओके, हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका कि अगर आपका माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ओके, जैसे कि अगर मुस्लिम्स ने अपने लिए कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है तो उसको आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप इस इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन दो। तो इन लोगों के लिए एक्सेप्शन है माइनॉरिटीज के लिए।